नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो देखिए बच्चों, कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो चलिए समझते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन सबको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। देखिए बच्चों, प्राकृत संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। तो चाहे आप प्राकृत संख्याएं कहिए चाहे प्राकृतिक संख्याएं कहिए, एक ही चीज है। ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो यही आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो गिनती की संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं कौन कौन है। देखिए गिनती की शुरुआत 1 से होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे आप लिखते जाइए आगे। ये सब गिनती की संख्याएं हैं। और बच्चों, इन्हीं गिनती की संख्याओं को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ये जो गिनती की संख्याएं हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। मतलब एक प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या है, यानी इसमें जो दिखाई दे रहे हैं सब प्राकृतिक संख्या हैं। और 12 के आगे 13, 14, 15, 16 जो आएगा वो भी सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा जाता है। तो आप लोग बोलिए, गिनती की संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। और बता दीजिए कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो चलिए हम यहाँ इसके बारे में लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। देखिए गिनती की संख्याओं को, देखिए गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे में वही गिनती की संख्याओं को लिखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट लगा दीजिए, आगे आदि लिख दीजिए। ये डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब है कि 6 के आगे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं ये सब क्या है,
प्राकृत संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये कोई एक या दो टुक नहीं है, ढेर सारी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ये जो प्राकृतिक संख्याओं का जो ये समूह है इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। ये बात यहाँ लिख दीजिए कि प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात कैपिटल एन बराबर मझले कोष्ठक में इन सब संख्याओं को लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से लिख सकते हैं। ये कैपिटल एन आपको गणित की किताब में कभी भी कैपिटल एन दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है, यानी कि एन दिखे तो समझ जाइए प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अच्छा, और चीजें लिख लीजिए। इसमें देखिए बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इनमें कौन दिखाई दे रही है? देखिए, एक है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? एक है। अब बच्चों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? सोचिए कौन सबसे बड़ी होगी। देखिए, 6 के बाद 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, ऐसे गिनते जाइए। 100 तक गिनती गिनेंगे, 100 के बाद गिनती होती है, 100 के बाद 101, 102, 103, ऐसे गिनते जाइए। तो गिनती कभी खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। तो जब गिनती खत्म नहीं होगी तो इसका मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी हम लोग नहीं बता सकते। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। लिख दीजिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो बच्चों, ये प्राकृतिक संख्या है। फिर से देख लीजिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट आदि प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। और कैपिटल एन का मतलब समझ लीजिए प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। तो चूंकि एन से प्रदर्शित करते हैं तो इन सब प्राकृतिक संख्याओं को हम एन बराबर लिख सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए, अब हेडिंग डालिए पूर्ण संख्याएं। अब हेडिंग डालिए पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कहीं जीरो है? जीरो नहीं है ना।
तो इसी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह दिखाई दे रहा है, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को मिला दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसे मिला दिया जाए, जीरो को मिला दिया जाए, मतलब जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, तब जो संख्या प्राप्त होगी उसे पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा। जैसे देखिए ये इस समय देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन्हीं में जीरो को शामिल कर दें, जीरो को, तो देखिए अब जीरो भी आ गया। तो ये पूरा जीरो सहित ये जो संख्याएं दिख रही हैं, इन्हें क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा। इन्हें कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। तो यही यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में, यहाँ लिखें प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए, यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा, या जो संख्याएं प्राप्त होंगी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, ऐसा लिखिए, प्राप्त होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट आदि, देखिए ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए जीरो नहीं था, जीरो हटा दीजिए, तो ये सब क्या हैं, ये सब देखिए क्या हैं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसे शामिल कर दिया गया, जीरो को शामिल कर दिया गया। तो अब ये पूरी संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। पूरी संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्या। और देखिए बच्चों, ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इसे हम मिट दे रहे हैं। देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को किससे प्रदर्शित करेंगे, W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब W कहीं लिखा दिख जाए गणित की किताब में तो समझ जाइए कि पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसे हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट ब्रैकेट बंद।
ये पूर्ण संख्याओं का समूह है, इसे W से प्रदर्शित करेंगे। ये सब बच्चों जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो वहाँ कैपिटल N, W, Z, R ये सब मिलेंगे। तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि N का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है। तो चलिए बच्चों और देखिए, इसमें देखिए यहाँ देखिए ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। ये सब क्या है, जीरो सहित क्या है, ये सब पूर्ण संख्याएं। अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, देखिए जीरो है। यहाँ लिख दीजिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, जीरो है, शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या देखिए क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है। इसमें भी जैसे यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या में लिखे थे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, तो ऐसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बच्चों ये पूर्ण संख्याएं हैं, इसे लिख लीजिए तब आगे। चलिए इसे मिट दें। अब आप लोग हेडिंग डालिए पूर्णांक, हेडिंग डालिए पूर्णांक, पूर्णांक हेडिंग डालिए पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक। देखिए पूर्णांक किसे कहा जाएगा, तो देखिए बच्चों ये कौन सी संख्या है बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा इसी में हम जीरो मिला दें तो अब ये कौन सी संख्या बन गई है, पूर्ण संख्या। और इसी में हम ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका चिन्ह बदल के लिख दें। जैसे यहाँ देखिए ये सब धनात्मक संख्याएं हैं ना, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सब का चिन्ह क्या है, धन है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। इन्हीं में ऋण लगा के लिख दें। जैसे देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऐसे डॉट डॉट ऐसे इधर लिख दें। तो देखिए ये जो समूह बनेगा इतना, ये पूरा जो समूह दिखाई दे रहा है, इन्हीं को बोला जाता है पूर्णांक। इन्हीं को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहा जाएगा। तो देखिए ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये सब पूर्णांक हैं। जैसे 0 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, इधर जितनी संख्याएं आगे मिलेंगी सब पूर्णांक है। और इधर 0 पूर्णांक है, इधर मतलब -1, -2, -3, -4, -5, इसके आगे बढ़ेंगे जो जो मिलेंगे सब क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में देखिए शून्य होता है, ये सब धनात्मक संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ ऋण तो लिखा नहीं है, यहाँ बगल बगल में ऋण नहीं लगा है, तो ये धनात्मक संख्याएं हैं। और यहाँ देखिए ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो शून्य, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख दें इसके बारे में कि पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो लिखिए पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह
पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिए जाए तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिए जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। जैसे देखिए लिखा है पूर्ण संख्याओं के समूह। तो पूर्ण संख्याएं देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट। देखिए पूर्ण संख्याएं हैं। तो इन्हीं पूर्ण संख्याओं के समूह में जो प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन्हीं के ऋणात्मक अंक मतलब इनके बगल ऋण लगा दीजिए, ऐसे ऋण लगा दीजिए। ये प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक अंक हुआ, इसे ले जाकर इसी समूह में मिला दिया जाए, इसको इसमें मिला दिया जाए। जैसे देखिए -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? पूर्णांक है। ये पूरा जो समूह दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या माना जाएगा? एक पूर्णांक। तो देखिए बच्चों इधर ऐसे में लिखिए और यहाँ लिख दीजिए पूर्णांकों के समूह को Z से प्रदर्शित करते हैं। Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांकों के समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। तो पूर्णांकों के समूह को Z से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात Z बराबर इससे हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात Z बराबर देखिए ऐसे लिख सकते हैं डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ये सब क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांकों के समूह को किससे प्रदर्शित करेंगे? Z से। तो Z बराबर ये पूरा जो लिखा है पूर्णांक माना जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? 0। सबसे छोटा पूर्णांक 0 नहीं है, क्योंकि 0 से छोटी भी संख्याएं हैं, देखिए है ना, कि 0 से छोटी भी संख्याएं हैं। तो यहाँ सबसे छोटी पूर्णांक कोई नहीं है, सबसे छोटा पूर्णांक कोई नहीं है, ना तो सबसे बड़ा पूर्णांक है कोई। तो चलिए इसे यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए अब हेडिंग डालिए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव
इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या है, शून्य से बड़े पूर्णांक जो हैं उन्हीं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से बड़े पूर्णांकों को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। देखिए शून्य के इस साइड में जो लिखे हैं ये सब शून्य से छोटे पूर्णांक हैं। शून्य दिख रहा है ना, जीरो, जीरो के इस साइड में जो लिखे हैं ये सब कैसे पूर्णांक है, शून्य से छोटे। और शून्य के इस साइड में लिखे हैं जो इधर वाले, ये सब शून्य से बड़े पूर्णांक हैं। और शून्य से बड़े पूर्णांकों को ही क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ लिख दें कि शून्य से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में यही लिख दीजिए। देखिए शून्य से बड़े ये सब हैं, यहाँ से ये सब इनके 1 2 3 4 5 8। तो देखिए ये सब धनात्मक पूर्णांक है। चाहे तो इनके बगल आप धन लगा के दिखा सकते हैं, धन का चिन्ह भी दिखा सकते हैं। देखिए बच्चों इन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक, और इन्हीं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक, या इन्हें धन पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो ये सब शून्य से बड़े हैं, इसीलिए सब धनात्मक पूर्णांक हैं। इन्हीं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। अब हेडिंग डालिए। अच्छा हम कर रहे थे इनके पहले प्लस लगा के भी लिख सकते हैं, प्लस, ऐसे प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। चलिए ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, अब ऋणात्मक पूर्णांक देखिए किसे कहेंगे, शून्य से छोटे पूर्णांकों को, यानी शून्य यहाँ है तो इधर शून्य के इधर वाले जो लिखे हुए हैं वो शून्य से छोटे पूर्णांक हैं, और उन्हीं को कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ लिखिए शून्य से छोटे पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए कहते हैं। जैसे में शून्य से छोटे पूर्णांक, देखिए जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे लिखते जाइए। ये सब शून्य से छोटे पूर्णांक कहलाते हैं। तो देखिए शून्य से छोटे पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं। शून्य से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे ये सब शून्य से बड़े हैं, धनात्मक पूर्णांक है। इन्हीं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो बच्चों लिख लीजिए इन्हें सब, अब आगे बताया जाए। चलिए बच्चों इसे मिटा जाए।
चलिए बच्चों, इसे मिट दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारी बातों को सुनिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अब हेडिंग डालिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? तो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े भी होंगे कि P/Q के रूप की संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q के रूप की संख्याओं को, जैसे देखिए P है और बटे में Q। अब इस रूप की जितनी भी संख्याएं मिलेंगी, इसमें देखिए है क्या इस रूप में? ये अंश है, ये हर है। अंश है, हर है। भाई बटे के ऊपर लिखा है तो अंश है, और ये कहाँ लिखा है? बटे के नीचे, तो ये हर है। तो ऐसा रूप जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, ऐसा कोई रूप दिखे, संख्या का रूप दिखे जिसमें आपको अंश भी दिखे और हर भी दिखे, तो समझ जाइए वो क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि तब वो P/Q के रूप की मानी जाएगी। जैसे देखिए 2/5 है। देखिए पेन गिर गया था। देखिए जैसे 2/5 है। अब इसमें देखिए ये अंश है, अंश है। ये क्या है? हर है। इसका मतलब इसमें अंश भी है और हर भी है। इसका मतलब ये P है, ये क्या है? P है, तो ये क्या है? Q। तो P/Q यानी अंश बटे हर के रूप का है ना, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। कहेंगे ना, क्योंकि P/Q के रूप का है, अर्थात अंश बटे हर। तो कुल मिला के बच्चों, जिसमें अंश भी हो, अंश भी हो और हर भी हो, अंश भी हो और हर भी हो, वो P/Q के रूप की मानी जाएगी, और वही क्या मानी जाएगी? परिमेय संख्या। शर्त इसमें बताया गया है कि P और Q दोनों पूर्णांक हो, P के जगह भी पूर्णांक हो और Q के जगह भी पूर्णांक हो। और एक शर्त और बताया गया है कि Q के जगह 0 न हो, यानी Q 0 के बराबर न हो। यानी आप Q की जगह सभी पूर्णांकों को लिखिए, लेकिन 0 को मत लिखिए, क्योंकि 0 पूर्णांक होता है ना, तो 0 को मत लिखिए। तो देखिए हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। देखिए P/Q के रूप की संख्याओं को अथवा, देखिए इसमें और हम जोड़ रहे हैं, अथवा P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। देखिए Q बराबर करके
काट दिया गया, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं। जैसे जैसे देखिए, जैसे 2/5 ये P है, ये Q है, मतलब P/Q, P/Q के रूप का है, यानी अंश भी है, हर भी है, P है, Q है। इस रूप की संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और है, अच्छा एक देख लीजिए, P के जगह पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये भी क्या है? पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और P/Q के रूप का है, तो परिमेय संख्या है। इसी तरह और जैसे -7 मान लीजिए 3 लिखा हुआ है। इसी तरह 8/-13 है, आज लिख लीजिए। ये सब बच्चों परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के रूप की होती हैं। और एक चीज और इसमें हम देखिए लिख दिए हैं कि P/Q के रूप की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। उसको तो हम भी बता रहे थे। इसमें देखिए एक चीज और हम लिखे हैं, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को भी क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये 7 है, ये क्या P/Q के रूप का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अंश है, इसे अंश मान ले तो इसका हर नहीं है। देखिए ये अंश है तो इसका हर कहाँ है? अंश बटे हर के रूप का नहीं है। अर्थात ये P है तो इसका Q कहाँ है? Q तो नीचे होगा ना, तो ये P/Q के रूप का नहीं है, यानी इसमें अंश है, हर नहीं है। P है, Q नहीं है, तो कुल मिला के ये P/Q के रूप का नहीं है, तो इसे तो परिमेय कहेंगे नहीं, क्योंकि परिभाषा में लिखा है P/Q के रूप का रहेगा तभी उसे परिमेय कहेंगे। तो ये देखिए P/Q के रूप का नहीं है ना, तो देखने में लग रहा है ये परिमेय संख्या नहीं। तो वहां जो हम लिखे हैं उसमें क्या लिखा है देखिए, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को भी परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे इसे अगर हम P/Q के रूप में लिख दें, इसे किस रूप में लिख दें? P/Q के रूप में। देखिए इसे हम 7 और बटे में 1 लिख दें, 1 इसके नीचे रहता है, इसके नीचे 1 है, 1 को दिखा दें, तो देखिए अब ये P हुआ और ये Q हुआ, यानी P/Q के रूप का ये हो गया। तब इसे अब क्या कहेंगे? परिमेय। इसका मतलब तो ये परिमेय है, ये परिमेय है तो इसके बराबर देखिए ये लिखा है, तो ये भी क्या है? परिमेय है। ये भी क्या है? परिमेय। इसका मतलब 7 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह देखिए 8, अब ये देखने में नहीं लग रहा है कि परिमेय है कि नहीं, क्योंकि P/Q के रूप का नहीं है, लेकिन इसे 8/1 लिख दें तब तो ये P हुआ, ये Q P/Q के रूप का है, इसलिए परिमेय है, तो ये भी परिमेय है। इसी तरह -6, इसे हम -6/1 लिख दें, इसका लिए ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या हो। तो अगर जो देखने में लग रहे हैं परिमेय नहीं है, उन्हें परिमेय P/Q के रूप में लिख दे रहे हैं, तो वो भी क्या मानी जाएगी? परिमेय संख्या। तो चलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। अब हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्याएं। अच्छा बच्चों, जितनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ नोट में लिख दीजिए पहले, सभी पूर्णांक अभी इसके पहले बताए थे, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं हैं, लिख दीजिए हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर।
इररेशनल नंबर। तो बच्चों अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में या जो P/Q के रूप की नहीं होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। इसमें लिख दीजिए जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जा सके, हाँ यही लिखिए, जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जा सके, जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जा सके, जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जा सकें उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 यह अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, पाई इसे पाई बोलते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है, आदि। ये सब अपरिमेय संख्याएं होती। अपरिमेय संख्याओं की एक पहचान भी है, नोट हेडिंग डाल के लिख दीजिए। देखिए, अगर कोई अभाज्य संख्या करणी के अंदर दिखाई दे तो समझ जाइए वो अपरिमेय संख्या है। जैसे करणी के अंदर में अभाज्य संख्या लिखी रहे, अभाज्य संख्या कहाँ लिखी दिखाई दे? करणी के अंदर, तो अपरिमेय संख्या मानी जाएगी, अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। तो कोई भी अभाज्य संख्या कहाँ लिखी दिखाई दे? करणी के अंदर। देखिए बच्चों, जैसे ये 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है और 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अब यही अभाज्य संख्याएं करणी के अंदर आ जाए, यह अभाज्य संख्याएं कहाँ आ जाए? करणी के अंदर। जैसे देखिए 2 करणी के अंदर आ गया, ये 5 भी करणी के अंदर आया, ये भी अंदर आया, ये भी अंदर करणी के आ गया, 13 भी आ गया। तो देखिए, जब तक ये सब अभाज्य संख्याएं करणी में नहीं थे तब तो अभाज्य थे, लेकिन जैसे ही ये अभाज्य संख्याएं करणी के अंदर आ गई, ये सब अब क्या हो गए? अपरिमेय। ये सब क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याएं करणी के अंदर आ जाती हैं तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि अभाज्य संख्या करणी के अंदर दिखे तो समझ जाइए क्या है? अपरिमेय संख्या है। बच्चों, ये जो पाई है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, वो परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, वो क्या है? परिमेय। तो यहाँ लिख दीजिए, एक नोट हेडिंग डाल के ये भी लिख दीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक
परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, इसे नीचे चलिए अब समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या। तो अब हेडिंग डालिए वास्तविक संख्याएं, और यही चैप्टर का नाम भी है। हेडिंग डालिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इन्हीं को मिला देने से, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। एक लाइन में हम यही लिख दे रहे हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनके अंदर परिमेय अपरिमेय तो होता ही है। यानी आप ये समझ लीजिए कि संख्याएं केवल 2 प्रकार की होती हैं। कोई आपसे पूछे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो संख्याएं केवल 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं केवल 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं केवल 2 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम है वास्तविक संख्याएं, और जो दूसरा है उन्हें काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं लिख लीजिए। अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, या इन्हीं को काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं। तो बच्चों, दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक को ही काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर।
और देखिए, ये जो हम लोग दुनिया भर की संख्याएं सुनते हैं वो सब वास्तविक संख्याएं ही हैं। जैसे कौन कौन नाम सुनते हैं आप लोग देखिए, हाँ तो देखिए बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि संख्याएं केवल दो प्रकार की होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप बताइए कि संख्याएं केवल दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और बच्चों, ये जो हम लोग नाम सुनते हैं, देखिए हम वो नाम लिख रहे हैं यहाँ। जैसे देखिए, सम संख्या का नाम सुनते हैं, सम संख्याएं सुनते हैं ना, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और नाम सुने होंगे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अभी यही सब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो कहने का मतलब बच्चों, जितनी संख्याएं हम लोग सुनते हैं अभी तक में, जितने नाम सुनते हैं, ये सब की सब वास्तविक संख्याएं, ये सब किसके अंदर आते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सब संख्याएं घुसी हुई हैं। मान लीजिए वास्तविक संख्याओं के अंदर ही ये सारी संख्याएं हैं, इन सब को इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए। तो देखिए, ये वास्तविक संख्याएं इन सबको मिला के बनाई गई हैं। जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, परिमेय, अपरिमेय, हर प्रकार की संख्या को मिलाइए तो वही क्या है? वास्तविक संख्याएं। बच्चों, अभी आप लोग अवास्तविक संख्याएं नहीं देखें, अभी आप लोगों को अवास्तविक संख्याएं नहीं मिली हुई है, अभी आप इसका दर्शन नहीं किए हैं। आगे कक्षाओं में आपको ये सब मिलेगी, लेकिन अभी आप लोग अवास्तविक संख्याएं नहीं देखे हैं। अभी तक कक्षा 1 से लेकर अभी तक जो भी संख्याएं देखे हुए हैं वो सब की सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। तो पहले चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें थी वो हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे की जो और चीज़ें हैं उसे बताएंगे। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारी बात समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।